डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं का विज्ञान की क्लास में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं सकुशल होंगे। विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत आज का जो टॉपिक है वो है सरल मशीन। सरल मशीन क्या है, इसके पहले हम समझेंगे मशीन क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आप और हम प्रतिदिन कुछ न कुछ कार्य मशीनों की सहायता से ही करते हैं। हमारे बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जो मशीनों के द्वारा ही संपन्न होते हैं। मशीनों की सहायता से हमारे कार्य शीघ्र तथा आसान हो जाते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मशीन वो साधन है जिससे हमारा कार्य शीघ्र और आसानी से हो जाए। अगर हम ये कहें कि आज का जो हमारा जीवन है मशीनों पर निर्भर हो गया है, अर्थात अगर हम ये कहें कि आज का जो युग है वो मशीनी युग है, तो ऐसा कहना अतिशयोक्ति न होगी। मशीनें दो प्रकार की होती हैं, सरल मशीन तथा जटिल मशीन। तो जो सरल मशीन है ये आपके सिलेबस में है, इसलिए हमें सरल मशीन का ही अध्ययन करना है। तो सरल मशीन क्या है? सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जाता है। सरल मशीन बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो इससे आपको समझ में आ गया कि सरल मशीन क्या है। ये एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु, यानी उसमें कोई ऐसा सुविधाजनक बिंदु होता है जिस पर हम बल लगाते हैं और दूसरे बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जाता है, कार्य किया जाता है। और जो सरल मशीन है वो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो बल आघूर्ण क्या है, इसको भी आप समझ लीजिए। बल द्वारा किसी पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति बल आघूर्ण कहलाती है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। सरल मशीन के कई उदाहरण हैं जिनमें सबसे प्रमुख है उत्तोलक, घिरनी जिसे पुली कहते हैं, स्क्रू जैक, इसके अतिरिक्त नट समतल आदि, ये सभी सरल मशीनों के उदाहरण हैं। अब हम बात करेंगे जो आपके इस चैप्टर का, इस टॉपिक का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है लीवर यानी उत्तोलक। उत्तोलक एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो उत्तोलक क्या है? उत्तोलक एक प्रकार की सरल मशीन होती है। यह एक सीधी टेढ़ी छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है। उत्तोलक में मुख्य रूप से 3 बिंदु होते हैं। एक उत्तोलक जो है मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर कार्य करता है। वो कौन कौन से बिंदु हैं हम अभी चर्चा करते हैं। उसके पहले जैसे कि मैंने बताया कि उत्तोलक जो है एक सरल मशीन होती है, ये एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है। अब इसको समझने के लिए मान लीजिए हम एक सहायक सामग्री है कैंची, ये भी एक उत्तोलक है। तो इसको देखकर हम समझते हैं। देखिए ये इसकी सीधी छड़ है ये दोनों, और ये एक बिंदु के सहारे, ये इसका बिंदु है, तो एक बिंदु के सहारे जो है ये स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है। इसके मुख्य 3 बिंदु होते हैं, और वो 3 बिंदु कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो इसका बिंदु है जिसे हम कहते हैं आलम्ब यानी फलक्रम। फलक्रम क्या है? जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है उसे आलम्ब कहते हैं या फलक्रम कहते हैं। इसे एफ, कैपिटल लेटर, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर एफ से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी चीज़ है इफोर्ट यानी आयास। आयास उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। और तीसरी चीज है भार यानी लोड। उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है उसे
भार कहते हैं। इसे कैपिटल W द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब इन तीनों को समझने के लिए हम इस चित्र की सहायता लेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे। सबसे पहले आलंब क्या है? जैसे कि मैंने बताया कि जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। तो आप देख रहे होंगे ये बिंदु है इसका। इसी बिंदु के चारों ओर इसकी जो दोनों छड़ें हैं ये स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे फलक्रम यानी आलंब। दूसरी चीज आप देख रहे होंगे इफोर्ट। इफोर्ट क्या है? आयास। उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है, ये मान लीजिए कैंची है, तो जब हम कैंची से कोई कार्य कर रहे होते हैं तो उसके इस सिरे पर हम क्या करते हैं? बल लगाते हैं, प्रयास करते हैं, जिसे हम आयास या इफोर्ट कहते हैं। अब तीसरी चीज इसकी जो है वो है लोड यानी भार। तो उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है, हम एक कैंची की सहायता से मुख्यतः कपड़े काटने काम करते हैं, इसके अलावा अगर और भी कोई चीज़ हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके द्वारा जो हम कार्य करेंगे, यानी यहाँ पे जो कपड़ा रखा जाएगा वो क्या होगा? वो इसके लिए वेट यानी लोड का यानी भार का काम करेगा। तो ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। एक उत्तोलक में सबसे प्रमुख तीन बिंदु है और इन्हीं तीन बिंदुओं पर उत्तोलक कार्य करता है। सबसे पहला है आलंब आयास, तीसरा है भार। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आलंब, आयास और भार। अब हम बात करेंगे आलंब, आयास और भार आपने समझ लिया। अब हम बात करेंगे उत्तोलक के प्रकार की। उत्तोलक के प्रकार आलंब, आयास तथा भार की भिन्न भिन्न स्थितियों के आधार पर उत्तोलक तीन प्रकार के होते हैं। तो उत्तोलक तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 हैं प्रथम वर्ग के उत्तोलक, और दूसरे हैं द्वितीय वर्ग के उत्तोलक और तृतीय वर्ग के उत्तोलक। ये तीन प्रकार के उत्तोलक होते हैं। अब इन तीनों प्रकार के उत्तोलकों को हम कैसे समझेंगे, और इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है और हमें ये याद नहीं रहता है कि हम इसको कैसे जानेंगे कि द्वितीय वर्ग के उत्तोलक कौन से हैं और तृतीय वर्ग के उत्तोलक कौन से हैं, प्रथम वर्ग के उत्तोलक कैसे होते हैं। तो इसको हम समझने के लिए सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे। और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले तो आपको तीन चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो प्रथम वर्ग के उत्तोलक हैं उसका उदाहरण है कैंची, द्वितीय वर्ग के जो उत्तोलक हैं उसका उदाहरण है सरौता, और तृतीय वर्ग के जो उत्तोलक हैं उसका उदाहरण है चिमटा। तो ये तीन चीज़ें सबसे पहले आपको याद रखनी है और इनको एक क्रम से याद रखना है। सबसे पहले आपको कैंची याद रखना है, दूसरी चीज़ आपको सरौता याद रखना है और तीसरे क्रम में आपको चिमटा याद रखना है। तो प्रथम वर्ग के उत्तोलक क्या होते हैं, उसका उदाहरण क्या है? कैंची। तो हम कैंची की सहायता से समझेंगे। ये कैंची है, तो इसी कैंची के आधार पर आपको प्रथम वर्ग के उत्तोलक क्या होते हैं ये आसानी से समझ में आ जाएगा। रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो आप देख रहे होंगे, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जो उत्तोलक होता है मुख्यतः तीन बिंदुओं पर काम करता है और इन्हीं तीनों बिंदुओं की जो भिन्न भिन्न स्थितियाँ होती हैं उन्हीं के आधार पर उत्तोलकों के प्रकार हो जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं प्रथम वर्ग के उत्तोलक की और उसका उदाहरण है कैंची। तो कैंची के आधार पर ही इनकी कैसी परिभाषा होती है, यानी प्रथम वर्ग के उत्तोलक किन्हें कहते हैं, ये आपको समझना है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि इसका जो आलंब है वो ये है, इसका जो इफोर्ट है यानी जिसे हम आयास कहते हैं वो ये है, और जो भार आएगा वो यहाँ पर आएगा। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आलंब, आयास और भार की क्या स्थिति है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इस प्रकार के उत्तोलकों में आलंब भार तथा आयास के बीच में स्थित होता है। दूसरी तरह से भी हम कह सकते हैं कि प्रथम वर्ग के उत्तोलकों में
आलंब आयास तथा भार के बीच स्थित होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आलंब है, ये आयास है और ये भार यहाँ पे आएगा। तो इसी के आधार पर आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। कभी अगर आपके सामने ये प्रश्न आ जाए कि प्रथम वर्ग के उत्तोलक क्या होते हैं, तो आसानी से आप कैंची को याद करके आसानी से आप लिख लेंगे कि ऐसे उत्तोलक जिनमें आलंब मध्य में तथा एक ओर भार तथा दूसरी ओर आयास आता है, यानी ऐसे उत्तोलक जिनमें आलंब आयास तथा भार के बीच में स्थित होता है, उन्हें प्रथम वर्ग के उत्तोलक कहते हैं। और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो प्रथम वर्ग के उत्तोलक होते हैं, इनका जो यांत्रिक लाभ होता है वो एक से अधिक, एक से कम या बराबर होता है। अब हम बात करेंगे, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे द्वितीय वर्ग के उत्तोलक की। और द्वितीय वर्ग के उत्तोलक के लिए मैंने आपको उदाहरण लिया था सरौता। तो इसके आधार पर हम द्वितीय वर्ग के उत्तोलकों को समझेंगे, कैसे होते हैं द्वितीय वर्ग के उत्तोलक। तो ये आपकी सहायक सामग्री है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि वही आलंब आयास और भार की स्थिति से ही आपको सारी चीज़ें, यानी जो इनकी जो डिफिनीशन है कि उत्तोलक क्या है, प्रथम वर्ग के उत्तोलक क्या होते हैं, द्वितीय वर्ग के तृतीय वर्ग के उत्तोलक क्या होते हैं, ये इनके सहायता से ही आप आसानी से जो है लिख पाएंगे। तो अब आपको देखना है द्वितीय वर्ग के उत्तोलक। द्वितीय वर्ग के उत्तोलक क्या है? द्वितीय वर्ग के उत्तोलक को समझने के लिए हमने उदाहरण लिया हुआ है, ये देखिए। तो अब आप ध्यान से देखें कि इसका आलंब ये है, भार कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। और हम बल यानी इफोर्ट यानी प्रयास हम कहाँ पे करेंगे? यहाँ पे करेंगे। तो क्या स्थिति हो गई द्वितीय वर्ग के उत्तोलकों की? यानी ऐसे उत्तोलक जिनमें भार आलंब तथा आयास के बीच स्थित होता है। यहाँ पे देखिए, यानी भार आलंब तथा आयास के बीच स्थित होता है, ऐसे उत्तोलक द्वितीय वर्ग के उत्तोलक कहलाते हैं। और इसी की सहायता से जब भी आपको द्वितीय वर्ग के उत्तोलकों को लिखना हो, जब भी आपके सामने ये प्रश्न आ जाए, तो आप इसको याद करिए, सरौता को आप याद करिए और ये ध्यान रखिए कि कहाँ पर आलंब है, कहाँ पर आयास है और कहाँ पर भार है, और उसी अनुसार जो है उसको आप लिख लीजिए। ओके, तो ये हो गए द्वितीय वर्ग के उत्तोलक। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, द्वितीय वर्ग के जो उत्तोलक होते हैं इनका यांत्रिक लाभ सदैव एक से अधिक होता है। और यांत्रिक लाभ क्या है हम वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं तृतीय वर्ग के उत्तोलकों की। तो तृतीय वर्ग के उत्तोलक के लिए मैंने आपको जो सहायक सामग्री रखने के लिए बताया है वो है चिमटा। तो इसके लिए अब हम जो तृतीय वर्ग के उत्तोलक क्या होते हैं इनको समझने के लिए हम इस सहायक सामग्री चिमटे का प्रयोग करेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इसी के आधार पर आपको ये पता चल जाएगा, ये आपको जानकारी मिलेगी कि तृतीय वर्ग के उत्तोलक क्या होते हैं। तो आप आसानी से देख लीजिए, इसमें आलंब कहाँ पर है? ये है। भार कहाँ पर आएगा? यहाँ आएगा, यहाँ पर भार आएगा। और जो इफोर्ट होगा, जो आयास होगा, वो हम कहाँ लगाएंगे? यहाँ लगाएंगे, बीच में लगाएंगे। तो क्या स्थिति बन गई? यानी ऐसे उत्तोलक जिनमें आयास आलंब तथा भार के बीच में स्थित होता है, यानी ऐसे उत्तोलक जिनमें एक ओर भार, दूसरी ओर आलंब तथा बीच में आयास होता है, ऐसे उत्तोलक तृतीय वर्ग के उत्तोलक कहलाते हैं। और इनका यांत्रिक लाभ सदैव एक से कम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जब भी आपको उत्तोलकों की परिभाषाएं लिखनी हो, जब भी आपको ये लिखना हो कि प्रथम वर्ग के, द्वितीय वर्ग के, तृतीय वर्ग के उत्तोलक क्या होते हैं, तो आप इन तीनों उदाहरणों को ध्यान रखिए। और जब भी आपको प्रथम वर्ग लिखना हो तो आप कैंची उठा लीजिए, अपने मन में कैंची सामने लाइए और लिख दीजिए आलंब कहाँ है, आयास कहाँ है और भार की क्या स्थिति है। तो इन्हीं तीनों की स्थितियों के आधार पर ही आपको इन्हें लिखना है। अब हम समझ लेते हैं यांत्रिक लाभ क्या है। तो यांत्रिक लाभ क्या होता है? किसी भी क्रियाविधि द्वारा उत्पन्न बल तथा उस पर लगाए गए बल के अनुपात को यांत्रिक लाभ कहते हैं। चित्र की सहायता से हम समझ लेते हैं। देखिए, ये एक उत्तोलक है और जब यहाँ पर हम एक बल लगाते हैं
तो उस बल के लगाने पर एक बल यहाँ उत्पन्न हो जाता है। तो इन दोनों के अनुपात यानी लगाए गए बल तथा लगाए गए बल के द्वारा उत्पन्न बल का जो अनुपात होता है उसी को हम कहते हैं यांत्रिक लाभ। जब बल की भुजा भार की भुजा से अधिक लंबी होगी तब यांत्रिक लाभ भी अधिक होगा। ये आपको याद रखना है। यांत्रिक लाभ बराबर होता है W/E, यानी W का मतलब है उठाया गया भार बटे लगाया गया बल। तो इस वीडियो में आपने सरल मशीन, उत्तोलक तथा उत्तोलक के प्रकार के बारे में पढ़ा। आशा करता हूँ कि इससे आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। बहुत अच्छी व्यवस्था हमारे पास नहीं है, फिर भी हम पूरा प्रयास करेंगे कि हर तरह से हर संभव आपको हम वीडियो के माध्यम से सहायता देते रहें। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहकर पढ़ाई करिए। थैंक यू।